इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2019 का विस्तृत सॉल्यूशन दे रहे हैं भौतिकी का। यह परीक्षा 9/5/2019 को फोरनून में 9 बजे स्टार्ट हुई थी। तो इस सेट का फिजिक्स का संपूर्ण हल इस वीडियो में दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। प्रश्न संख्या 1, प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पारित होती है। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण 30 डिग्री है और अपवर्तन कोण 45 डिग्री है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसमें सबसे पहले हम अपवर्तनांक निकालेंगे। म्यू बराबर sin I बाई sin R। I के जगह पे 30 डिग्री और R के जगह पे 45 डिग्री, अर्थात साइन 30 डिग्री बटे साइन 45 डिग्री। दोनों का मान हम जानते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 × √2/1 बराबर 1/√2। इस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? यह वेग बराबर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू अपवर्तनांक। अपवर्तनांक 1/√2 आया है, अर्थात इसे लिख सकते हैं 3/√2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए, एक बांध में संग्रहित पानी से ऊर्जा, यह भी स्वच्छ स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा, यह भी स्वच्छ स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा, इसमें कई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इसलिए यह ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्व परमाणु विखंडन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन में थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, हाइड्रोजन का प्रयोग परमाणु विखंडन के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर परिपथ के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, प्रत्येक भाग में वोल्टेज भिन्न होता है, यह कथन गलत है। हमें सत्य कथन ढूंढना। प्रत्येक भाग में वोल्टेज समान होता है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में ऊर्जा परिवर्तन इस रूप में होता है। परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलती है, फिर उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तंतु बल्बों की अपेक्षा एलईडी बल्बों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे सस्ते होते हैं। गलत। वे संभालने में आसान होते हैं, यह भी गलत है। वे विभिन्न रंगों में उपलब्ध होते हैं, ये भी गलत है। वे कम शक्ति का उपभोग करते हैं, यह कथन सत्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 50 सेंटीमीटर फोकल लंबाई का एक उत्तल लेंस फर्श पर गिर पड़ता है और समान आकार वाले दो टुकड़ों में टूट जाता है, तो प्रत्येक आधे भाग की क्षमता पावर है। तो पावर में कोई अंतर नहीं पड़ता है, दो टुकड़ों में प्रत्येक का वही पावर होगा जो पहले होता है। तो 50 सेंटीमीटर बराबर 0.5 मीटर हम कह सकते हैं, और इसका पावर बराबर P बराबर हम जानते हैं 1/f, जहां की f मीटर में हो, तो 1/0.5 डायप्टर, जिसे हम लिखेंगे 2 डायप्टर, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक समतल दर्पण पर दो प्रकाश की किरणें गिरती है, एक अभिलंब के साथ है, यह समतल दर्पण है, अभिलंब ए इसके साथ ही गिरती है, और दूसरा
अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। इस स्थिति में परावर्तित किरणों के बीच बनने वाला कोण क्या है? तो जो अभिलंब के साथ आ रही है ये परावर्तित इसी लाइन पे हो जाएगी, और जो 30 डिग्री का कोण बना रही है यह परावर्तित होगा अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो परावर्तित किरणों के बीच का कोण क्या होगा? ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच का 30 डिग्री का कोण है, यही कोण होगा जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष रंगों का उत्पादन नहीं कर सकता है? दिए गए ऑप्शन में से उत्तल दर्पण इंद्रधनुषी रंगों का उत्पादन नहीं कर सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, नाभिकीय अभिक्रिया के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कुल आवेश संरक्षित नहीं होता है, यह भी गलत है। कुल ऊर्जा संरक्षित नहीं होता, यह भी कथन गलत है। अभिक्रिया में नाभिक सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही, यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस पद का संबंध जैव गैस संयंत्र से नहीं है? गारा इसका संबंध है, गैस टंकी गैस जैव गैस संयंत्र में होता है, डाइजेस्टर होता है, टरबाइन नहीं होता है, यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते समय रोहित को वस्तु का एक आभासी हरासित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रतिबिंब का निर्माण करने वाला दर्पण है। आभासी और हरासित प्रतिबिंब बनाता है, तो यह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सोलर कुकर पारदर्शी कांच की प्लेट से क्यों ढके होते हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? यह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सौर कुकर के अंदर के तापमान को बढ़ाने में मदद करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को निम्न के उपयोग द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। यह उत्तल लेंस द्वारा एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1 किलोवाट शक्ति का उपभोग कर रहे परिपथ को जब 220 वोल्ट पर संचालित किया जाता है तब फ्यूज की दर होती है। फ्यूज की दर एम्पियर में मापा जाता है, और हम जानते हैं शक्ति P बराबर VI, तो I का मान यहां हम निकाल सकते हैं। शक्ति है 1 किलोवाट यानी 10⁻³ वाट बाई V 220 वोल्ट, यह बराबर आएगा एम्पियर, यह आ जाएगा इतना एम्पियर 4.7 एम्पियर। तब फ्यूज की दर क्या होनी चाहिए? इससे ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे जस्ट ज्यादा होना। तो 4.7 से जस्ट बड़ा कौन सा है? ऑप्शन में से दिया हुआ 5 एम्पियर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसमें 5 एम्पियर का फ्यूज हमें लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वह उपकरण जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। हम जानते हैं विद्युत फ्यूज तापीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्या होता है जब एक आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में एक बार घुमाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र जब भी होगा तो नॉर्थ और साउथ दोनों होगा। तो इसमें जब कुंडली को घुमाया जाएगा तो एक तरफ इसमें धारा की दिशा नॉर्थ के सामने अगर एक तरफ है तो साउथ की तरफ उसका अपोजिट होगा, यानी यह 2 बार अपनी दिशा बदलती है। धारा 2 बार अपनी दिशा बदलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, जब 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर पर रखी जाती है तो हमें दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा? इसमें संबंध होता है प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर बटे बिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी जा रही है बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसे हल करके हम प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल सकते हैं। ऊंचाई बराबर हो जाएगा 10 गुने 20 बटे 25 बराबर 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण निर्मित कर सकता है। इसके द्वारा वास्तविक या आभासी, हरासित, आवर्धित सभी तरह के प्रतिबिंब बन सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यदि आपको 1.5 वोल्ट ईएमएफ वाले 5 सेल दिए जाते हैं तो आप अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए इन्हें कैसे संयोजित करेंगे? जब हमें धारा अधिकतम चाहिए तो इसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, सभी सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग निम्न में किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया निम्न के अंदर होती है। परमाणु बम में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किस उपकरण में विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता है? दिए गए ऑप्शन में से थर्मामीटर में विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी पदार्थ की चुंबकीय शक्ति को निम्न द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। दिए गए ऑप्शन में से पदार्थ को ठंडा करके उसकी चुंबकीय शक्ति को कम नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा दिष्ट धारा का स्रोत है? दिष्ट धारा रासायनिक सेल से हमें प्राप्त हो सकती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत फ्यूज तार निम्न का बना होता है। इसमें सीसा, टीन और तांबा होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रोलाइट में धनात्मक रूप से आवेशित आयन कहलाता है, धनायन कहलाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक धातु की तार की प्रतिरोधकता 64 × 10⁻⁸ ओम मीटर और 7 ओम प्रतिरोध के साथ लंबाई 198 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या होगी। यहाँ पे प्रतिरोधकता रो का मान दिया हुआ है 64 × 10⁻⁸ ओम मीटर। प्रतिरोध R बराबर 7 ओम, लंबाई L बराबर 198 सेंटीमीटर, SI यूनिट में लिखेंगे तो 1.98 मीटर। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? इस फॉर्मूला से R बराबर रो L बाई A बराबर रो L बाई R हो जाएगा। सभी का मान भर दे। 64 × 10⁻⁸ इंटू लंबाई 1.98 बाई 7। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
ये बराबर हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, जहां की आर त्रिज्या है जिसका वैल्यू हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो आर बराबर क्या होगा, सबसे पहले ये इक्वेशन हम लिख देते हैं 64 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 1.98 डिवाइडेड बाई 7, पाई से डिवाइड करेंगे तो 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो इसे जब हम हल करेंगे ये त्रिज्या आएगी मीटर में आएगी, तो हल करने पे इसका मान होगा 2.4, ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पूरा हल हम नहीं बता रहे हैं, -4 मीटर आएगा जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, जब आप ये कार चलाते हैं तो आप किस प्रकार के गोलीय दर्पण को पश्च दृश्य या रियर व्यू दर्पण के रूप में पसंद करेंगे। रियर व्यू देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, वे कमजोर क्षेत्र जहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है इसे इस नाम से जाना जाता है, उस क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तल दर्पण का प्रयोग इसमें होता है, वाहन में होता है, रियर व्यू देखने के लिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, एक बहुरूप दर्शक के अंदर प्रकाश इससे होकर गुजरता है, बहुपरावर्तन के कारण बहुरूप दिखाई देता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, नेत्र का वह भाग जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस या आंख की पुतली कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है, यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक चुंबकीय पदार्थ की संवेदनशीलता -4.2 इंटू 10⁻⁻6 है, यह पदार्थ है। अगर संवेदनशीलता चुंबकीय पदार्थ की निगेटिव हो तो इसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, बादलों पर विद्युत आवेशों का संचय इसका कारण है, यह आकाशीय विद्युत के कारण होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, थॉमस अल्वा एडिसन को इस आविष्कार के लिए याद किया जाता है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में एक धात्विक ब्लॉक को स्थानांतरित किया जाता है तो इसमें धारा प्रेरित होती है, वह धारा कहलाती है, उसे भंवर धारा कहा जाता है, इंग्लिश में ईडी करंट कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग एक बड़ी इमारत के चारों ओर मुड़ सकती है, ध्वनि तरंगे इमारत के चारों तरफ मुड़ सकती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक खाली जगह द्वारा बनाई गई छवि सीधी, आभासी और हरासित होती है, अवतल लेंस द्वारा बनाई गई छवि सीधी, आभासी और हरासित होता है, अर्थात वस्तु से छोटा होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, आभासी प्रतिबिंबों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, आभासी प्रतिबिंब केवल समतल दर्पणों द्वारा बनते हैं, यह कथन गलत है, उत्तल दर्पण द्वारा भी बनते हैं। एक उत्तल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब एक आवर्धित प्रतिबिंब होता है, गलत।
यह वस्तु से हमेशा छोटा होता है, ह्रासित होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। यह कथन सत्य है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 42, अवतल दर्पण के फोकस से मापी गई वस्तु की दूरी P है और वास्तविक प्रतिबिंब उसके फोकस से Q दूरी पर है, तो F, P और Q के बीच संबंध है। फोकस से मापी गई वस्तु की दूरी P है, अर्थात वस्तु की दूरी U बराबर हो जाएगा माइनस F प्लस P के बराबर, क्योंकि दूरी फोकस से मापी गई। इसी तरह से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए वस्तु की तरफ ही बनेगी, तो ये भी दूरी माइनस में होगी और फोकस से मापी गई तो फोकस से F प्लस Q होगी। अब दर्पण सूत्र से 1/F, अवतल दर्पण है इसलिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी माइनस F इक्वल टू 1/, वस्तु की दूरी माइनस F प्लस P प्लस 1/V इक्वल टू माइनस F प्लस Q। नीचे देखिए सभी में माइनस से लगा हुआ, तो माइनस कॉमन लेकर के हट जाएगा, तो सभी का माइनस नीचे वाला हर में हटा दें, तो ये समीकरण आ जाएगा 1/F इक्वल टू 1/F प्लस P प्लस 1/F प्लस Q बराबर हो जाएगा 1/F इक्वल टू, नीचे एलसीएम ले लें, सीधा मल्टीप्लाई F प्लस P इंटू F प्लस Q, ऊपर आ जाएगा F प्लस Q प्लस F प्लस P। 1/F इक्वल टू 2F प्लस P प्लस Q, 2F स्क्वायर प्लस FP प्लस FQ बराबर F स्क्वायर प्लस FP प्लस FQ प्लस PQ। देखिए FP इधर भी है, इक्वल के दूसरे साइड भी है, कैंसिल आउट। FQ प्लस इधर भी है, कैंसिल आउट। अगर F को एक साइड में ले आए तो आ जाएगा 2F स्क्वायर, F स्क्वायर को पहले ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, अर्थात F स्क्वायर बराबर में दूसरे साइड बचेगा PQ। यह ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, यदि 1 ग्राम पदार्थ पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तो उत्पादित ऊर्जा इसके बराबर होती है। E बराबर mc स्क्वायर से, जहां की c प्रकाश का वेग है, तो m मात्रा जो है 1 ग्राम है, इसे आप SI यूनिट में बदलें तो 1 इंटू 3 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम इंटू c प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसका स्क्वायर कर दें तो इतना जूल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 3 का वर्ग करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर 8 गुने 2 16, इतना जूल। हल कर दें, ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे माइनस 3, यहाँ प्लस 16, तो आ जाएगा प्लस 13 जूल, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, रेशम से रगड़ी गई कांच की एक छड़ को एक संवाहक डोरी का उपयोग करके लटकाया जाता है। जब एक ऋण आवेशित निकाय को कांच की छड़ के पास लाया जाता है तो कांच की छड़, रेशम से कांच की छड़ को जब रगड़ा जाता है तो ये धन आवेशित हो जाता है। इसके सामने जब ऋण आवेशित को लाया जाएगा तो अपोजिट आवेश होने के कारण दोनों को आकर्षित करेगा, अर्थात यह ऋण आवेशित निकाय द्वारा आकर्षित होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब को निम्न का उपयोग कर प्राप्त किया जा सकता है।
वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है और इसका अपोजिट उत्तल लेंस से। दर्पण को जब लेंस में बदलेंगे तो वह उत्तल का अवतल, अवतल का उत्तल हो जाता है। यही याद रखने का तरीका है। तो अगर अवतल दर्पण याद है या उत्तल लेंस याद है तो दोनों याद हो जाएगा। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। इसका प्रयोग करके वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46, एक एसी जनरेटर में जब कुंडली के घूर्णन की चाल दुगनी कर दी जाती है तो निर्गम वोल्ट तथा आउटपुट वोल्टेज की आवृत्ति हो जाती है। यह घूर्णन की चाल अगर दुगनी कर देने पे आवृत्ति भी दुगनी हो जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, सेलों के एक संयोजन द्वारा अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए हमें सेलों को निम्न में संयोजित करना चाहिए। जब अधिकतम धारा हमें प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में लगाना चाहिए। ऑप्शन बी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48, दिया गया ग्राफ दो चालकों x और y के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की विविधता और चालकों में विभवांतर को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक तरफ वोल्टेज विभवांतर को दिखा रहा है, दूसरी तरफ करंट धारा को दिशा। तो कह रहा है प्रतिरोधकता से संबंधित किसका प्रतिरोध कम होगा, अर्थात जिसमें धारा ज्यादा बह रही है उसका प्रतिरोध कम होगा। एक खास वोल्टेज पे x से देख रहे हैं कि इसमें कम धारा बहती है, y में ज्यादा धारा बह रही, तो प्रतिरोध कम किसका होगा? y का प्रतिरोध कम होगा, किसका प्रतिरोध कम होगा, अर्थात x की तुलना में y की प्रतिरोधकता कम होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, दिए गए चित्र में प्रतिरोध के नेटवर्क का समतुल्य प्रतिरोध होगा। इन दो बिंदुओं के बीच में प्रतिरोध क्या होगा? 3 ओम और 2 ओम का यह समांतर क्रम में है, अर्थात इसका कुल प्रतिरोध हो जाएगा 3 × 2/3 + 2, अर्थात 6/5। तो 5 ओम, 6/5 ओम और 4 ओम, अब ये तीनों श्रेणी क्रम में होंगे तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 5 ओम + 6/5 ओम + 4 ओम। हल कर दें, 5 एलसीएम 25 + 6 + 20, 51/5 ओम, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50, दिए गए चित्र में जब स्विच ऑन किया जाएगा तो वोल्टमीटर और एमीटर का पठन क्रमशः क्या होगा? जब स्विच ऑन करने पे इसमें कुल प्रतिरोध R टोटल दोनों 3 ओम का और 2 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो यह जुड़ जाएगा, अर्थात 5 ओम का प्रतिरोध होगा, अर्थात इसमें बहने वाली धारा जो होगी वह 10 वोल्ट बटे 5 ओम होगा, अर्थात 2 एम्पियर की धारा बहेगी, अर्थात एम्पियर का रीडिंग जो होगा वह 2 एम्पियर होगा। अगर 2 एम्पियर की धारा बह रही है तो 2 ओम के परितः वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज बराबर हम जानते हैं IR, I की वैल्यू 2 और R का वैल्यू 2, इतना वोल्ट होगा, अर्थात 4 वोल्ट। तो हमें कह रहा है कि पहले वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा, बाद में एमीटर का रीडिंग क्या होगा। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज जो होगा वह 4 वोल्ट होगा और एम्पियर 2 एम्पियर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।